In this video, we will talk about modern history, approach for prelims and mains. तो वन मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच, दैट इज स्पेक्ट्रम। बट इस बुक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बुक काफ़ी लेंदी है, बड़ी है, 700-800 पेजेस की किताब है ये, और उसको कंसंट्रेट करके हर चीज़ दिमाग में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाएं, उस नोट्स को बनाएं और उसको मल्टीपल रिवाइज करें ताकि चीज़ें आपकी टिप्स पे रहें। और जब बात मेंस की है तो वो नोट्स आप रिवाइज करें, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर के पीछे उसकी समरी दी हुई है। अगर जो आप सब समरी को इकट्ठा कर लोगे तो वो 45 to 50 पेजेस की हो जाएगी और वो कंप्लीट जिस्ट देगी आपको स्पेक्ट्रम की। जैसे कि ये देखिए, ये स्पेक्ट्रम की मेरी खुद के नोट्स हैं। जैसे कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन, जो कि वॉइसरॉय था 1876 से 1880 तक। लैंकाशायर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग जेलस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो जो बाहर की कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिटन उस समय का जो वॉइसरॉय था उस पर इतना प्रेशर बनाया कि उसने एबॉलिश कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी। जो बाहर से सामान आ रहा है इंडियन टेरिटरी में, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको रिड्यूस कर दिया, एबॉलिश कर दिया। अब वो एकदम फ्री फ्लो इंडियन मार्केट में आने लगे, जिससे इंडियन की ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। उसी के टाइम पे रॉयल टाइटल्स एक्ट पास हुआ था 1876 में, जिसमें क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया की टाइटल दी गई थी। फिर आर्म्स एक्ट भी उसी के टाइम पे पास हुआ था 1878। इसका एक ही मकसद था कि डिस्करेज करा जाए इंडियंस को कि वो अनलाइसेंस्ड गन ना रखें अपने पास। जैसे कि मैक्सिमम एज जो सिविल सर्वेंट की थी वो रिड्यूस कर दी गई थी लिटन के टाइम पे ही, और उसको रिड्यूस करके 19 ईयर्स कर दिया गया था, जिसके खिलाफ एस.एन. बनर्जी ने एस्टेब्लिश करा था इंडियन एसोसिएशन इन 1876। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का पास हुआ, और उसको गैगिंग्स एक्ट भी कहते थे। ये सप्रेस करना था जो वर्नाकुलर मैगजीन्स पब्लिश होते थे। इसका मकसद था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को काउंटर करना है। फिर उसके बाद न्यू वॉइसरॉय आया रिपन। इसके टाइम पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी। एल्बर्ट बिल पास हुई थी। सेंसस, पहली बार रेगुलर सेंसस 1881 में होने लगे थे। फैक्ट्री एक्ट भी 1881 में एस्टेब्लिश करा गया था। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं और ये काफ़ी इजी हो जाता है इसको रिवाइज़ करना मल्टीपल टाइम, ताकि चीज़ें टिप्स पे रहें, ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि सोचने का मौका होता नहीं है फिर, खास करके मेंस में। जैसे कि देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये स्पेक्ट्रम में 7-8 पेजेस में पूरा दिया हुआ है। बस उसमें क्या है, मल्टी क्लास मास मूवमेंट था, अलग अलग सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट करे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, कोई भी, सब पार्टिसिपेट करे थे, छोटा बच्चा, वुमेन, सब कोई। और ग्रेट जियोग्राफिकल रीच था इसका। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, ये भी इंस्पायर थे महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से। बॉयकॉट करने लगे, जिससे कि डिक्रीज वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। जो इम्पोर्टेड गुड्स थी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई क्योंकि बॉयकॉट हो रहा था। एंटी लिकर मूवमेंट चलने लगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इशू ऑफ अनटचबिलिटी, इंडिजिनस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होने लगे थे, जैसे कि एग्जांपल काशी विद्यापीठ, और इम्पेटस टू अकाली मूवमेंट। तो ये मैंने एक जगह पे लिख लिया। अब ये काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए रिवाइज़ करना। दूसरा, जो समरी की मैं बात कर रहा था, स्पेक्ट्रम की समरी की बात, ये समरी मैंने इस हर एक पेज की समरी को इकट्ठा करके 45 पेजेस में कंप्रेस कर लिया है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ये कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। रेवेन्यू पॉलिसीज़ के बारे में कभी क्वेश्चन आएगा। तो हेस्टिंग के एफर्ट, जैसे कि इजारा सिस्टम हेस्टिंग के टाइम पे आया था, परमानेंट सेटलमेंट उसके बाद आया था, फिर रियातवारी सेटलमेंट हुआ, महलवारी सेटलमेंट आया, फिर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़ से। जैसे कि ये देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक टर्म्स में। तो जैसे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई, जिससे आर्टिज़न और हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए। और इसमें वही चीज़ें मैंने जो उधर पढ़ी थी, इंपोर्ट ड्यूटी लिटन ने रिड्यूस कर दी थी टू फेवर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, जैसे कि इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन बढ़ गया था, इमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस, जैसे कि पुराने ओल्ड जो जमींदारी सिस्टम थी वो एबॉलिश हो गई थी, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी सेटलमेंट और महलवारी, ये सब नए लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ आ गए हैं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, ओपीएम, टी, ये सब चीज़ें क्रॉप उगाने के लिए इनकरेज करा जा रहा था, जस्ट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कर रहे थे ऐसा। राइज ऑफ इंडियन बर्गुइसी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फेमाइन एंड पॉवर्टी, फ्रिक्वेंट फेमाइन आने लगे थे, क्यों? क्योंकि वही रीज़न है, कैश क्रॉप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिपेंड थे। तो अभी इसी पॉइंट को इस समरी से पढ़ के पूरे चैप्टर का जिस्ट मिल जाता है, और जो आपने शॉर्ट्स नोट बार बार रिवाइज़ करें हैं वो आप ऐड ऑन करके हर एक चीज़ समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार ज़रूर स्पेक्ट्रम की समरी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।